नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, हिंडौन सिटी, करौली। हम बात कर रहे थे बॉटनी बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर अब तक हम जनरल इंट्रोडक्शन देख चुके। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये हमारा चल रहा था, जिसमें हमने एंजाइम्स इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंजाइम में हमने देखा लाइसोजाइम एंजाइम, जो बैक्टीरियल सेल वॉल का विघटन करने का काम करते हैं। प्रतिबंध सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो वांछित डीएनए और वाहक डीएनए जो होता है उसके विशिष्ट बेस सीक्वेंस को पहचान करके उनको काटने का काम करते हैं, जिनको रासायनिक चाकू या आणविक कैंची भी कहा जाता है। आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम देखे थे, जो आरएनए टेम्पलेट पर डीएनए का निर्माण करते हैं। इनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी हम कहते हैं। उसके बाद में डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये हमने पढ़े थे, जो डीएनए के रेप्लिकेशन में काम आते हैं। लाइगेजेज एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा था, जो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करते हैं। और क्षारीय फॉस्फेटेज या एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम ये क्या काम करते हैं? हाँ, वर्त डीएनए जो होता है, वाहक डीएनए जो होता है, वो वृत्ताकार बने रहने की प्रवृत्ति बनी रहती है उसकी, तो उसको रेखीय करने में काम आते हैं। उसके 5' सिरे से फॉस्फेट को ये हटाने का काम करते हैं। उसके बाद में दूसरा टूल्स हमने देखा यात्री डीएनए या विजातीय डीएनए, पैसेंजर डीएनए और फॉरेन डीएनए, जिसमें वांछित डीएनए खंड है वो उपस्थित होता है। तो अब तक हमने ये दो टूल्स देख लिए, एंजाइम्स और फॉरेन डीएनए या पैसेंजर डीएनए। अब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के तीसरे टूल्स की, जिसका नाम है क्लोनिंग वाहक या क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वाहक को जानने से पहले हम दो शब्दों के बारे में जानेंगे। एक है क्लोन और दूसरा है क्लोनिंग। तो पहले हम बात करते हैं क्लोन की। आनुवंशिक रूप से समान कोशिकाओं अथवा जीवों के समूह को क्लोन कहते हैं, या अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां क्लोन कहलाती हैं, क्योंकि ये आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो क्लोन होते हैं वो आकारिकी रूप से और आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, इनमें विभिन्नताएं हैं वो नहीं पाई जाती हैं। किसी भी जीव अथवा जीन की अनेक प्रतियां बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्लोनिंग कहलाती है। यूं कह सकते हैं कि क्लोन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्लोनिंग कहलाती है। और अब हम देखते हैं क्लोनिंग वाहक। ऐसे वाहक अणु जो वांछित जीन के साथ परपोषी कोशिका में प्रवेश करके वांछित जीन सहित अपने डीएनए की पुनरावृत्ति करता है, क्लोनिंग वाहक कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि क्लोनिंग वाहक जो होते हैं इनके अंदर वांछित जीन को डाला जाता है, और फिर जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनता है या रिकॉम्बिनेंट वाहक बनता है, उस वाहक को होस्ट सेल में डाला जाता है, और होस्ट सेल में वो अपनी रेप्लिकेशन करता है डीएनए की, साथ में ही वांछित जीन की प्रति भी तैयार करता है। क्लोनिंग वाहक के गुण, या हम यूं कहें कि एक अच्छे क्लोनिंग वाहक में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। उसमें पहली विशेषता आती है, इसमें पुनरावृत्ति आरंभन स्थल या रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट उपस्थित होनी चाहिए। रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट या इसको ORI भी कहते हैं, यह वह स्थान होता है जहां से पुनरावृत्ति प्रारंभ होती है। क्यों आवश्यक होता है ये? क्योंकि कोई भी जो वांछित जीन है उसको हम प्लाज्मिड के अंदर डालते हैं। ये एक प्लाज्मिड दिया हुआ है, अगर इसमें वांछित जीन को डाल दिया जाता है, डालने के बाद में इसको होस्ट सेल में प्रवेश करवा दिया जाएगा। अब होस्ट सेल में इसकी कॉपी तैयार होनी होती है। तो कॉपी तैयार कब होगी?
जब इसके अंदर ये स्थल उपस्थित होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उपस्थित होगा। अगर ये स्थल ही नहीं है तो इसका रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। जबकि हम चाहते क्या है कि इसकी कॉपी तैयार हो। तो कॉपी तैयार करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता ये है कि इसमें इस स्थल का होना बहुत जरूरी है। दूसरा लक्षण आता है या दूसरी विशेषता आती है, इसमें विशिष्ट प्रतिबंध स्थल या स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट उपस्थित होनी चाहिए, जिन्हें विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा तोड़ा जा सके। ये प्रतिबंध स्थल विजातीय डीएनए के निवेशन में सहायक होते हैं। स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट, इसका होना भी प्लाज्मिड में जरूरी है, क्योंकि यह वह स्थान होता है जहां पर हम वांछित डीएनए को जोड़ते हैं। अगर ये स्थल नहीं होंगे, ये साइट नहीं होगी, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा इनको काटा ही नहीं जा सकेगा, और काटा नहीं जा सकेगा तो हम वांछित जीन को इसके अंदर जोड़ नहीं सकेंगे। इसलिए इस साइट का उपस्थित होना भी बहुत आवश्यक है। तीसरा गुण है, क्लोनिंग वाहक में एक रिपोर्टर या चिन्हित स्थल, रिपोर्टर और मार्कर साइट या मार्कर जीन भी बोल देते हैं, अवश्य होनी चाहिए, ताकि रूपांतरित कोशिका को पहचाना जा सके। रूपांतरित कोशिका, ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो पहले तो ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होती है, ये रिकॉम्बि इसमें बाह्य, ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में बाह्य जीन को, बाह्य जो वांछित जीन है उसको हमने जोड़ दिया। अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तैयार हो गया। इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हमने होस्ट सेल में प्रवेश करवा दिया। तो अब जो होस्ट सेल है जिसमें ये प्रवेश हुआ है, उसकी पहचान आवश्यक होती है। तो उसकी जो पहचान की जाएगी वो रिपोर्टर या मार्कर साइट के द्वारा की जाएगी। रूपांतरित कोशिका वह कोशिका होती है जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ग्रहण कर लेती है या अपरिवर्तित प्लाज्मिड को ग्रहण कर लेती है। इसके बारे में हम अब ये पहचानती कैसे है, इसका डिटेल हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोसीजर है उसके अंदर हम इसको डिटेल से देखेंगे। एक अच्छे क्लोनिंग वाहक का चौथा गुण आता है, यह परपोषी कोशिका में आसानी से प्रवेश कर सके तथा पुनः पृथक्कृत हो सके। मतलब इसको आसानी से कोशिका में निवेशन किया जा सके और आसानी से ही इसको पृथक्कृत किया जा सके या आइसोलेट किया जा सके। पांचवा गुण है, वांछित डीएनए की अभिव्यक्ति के लिए वाहक में प्रोमोटर, ऑपरेटर जैसे नियामक अवयव होने चाहिए। वांछित डीएनए की जो अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब यह है कि जो वांछित डीएनए खंड है उसका उसके अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन हो सके, यानी उससे एमआरएनए बन सके, एमआरएनए से फिर प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन प्राप्त करना अंतिम उद्देश्य होता है, या अंतिम उत्पाद जो होता है वो प्रोटीन होता है। तो वो प्रोटीन कब बनेगा, जब इसके अंदर प्रोमोटर, ऑपरेटर जैसे नियामक अवयव होंगे। ऐसे वाहक जो विजातीय डीएनए की अभिव्यक्ति के लिए डिजाइन किए जाते हैं, स्पेशली विजातीय जो डीएनए है, फॉरेन जो डीएनए है, उसके एक्सप्रेशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उनको एक्सप्रेशन वेक्टर कहा जाता है। उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे प्लाज्मिड ईटी, PBCSK, PBAD 18CAM, ये हमको याद रखने पड़ेंगे, पूछे भी जाते हैं। उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि कौन सा प्लाज्मिड है वो एक्सप्रेशन वेक्टर के रूप में कार्य करता है, तो उसमें आपको कोई ना कहीं इनमें से एक एग्जाम्पल के रूप में मिलेगा। प्रमुख क्लोनिंग वाहक, और उसमें नंबर 1 आता है प्लाज्मिड। जीवाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त पाए जाने वाले स्वतंत्र डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। इसे सर्वप्रथम 1952 में लेडरबर्ग ने देखा। तो प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त पाए जाने वाला डीएनए होता है। जब प्लाज्मिड गुणसूत्रीय डीएनए के साथ में जुड़ जाता है तो इसे अधिकाय या एपिसोम कहते हैं। प्लाज्मिड सूक्ष्म, वृत्ताकार यानी सर्कुलर, स्वतंत्र रूप से पुनरावृत्ति करने वाले द्विरज्जु की डीएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये बैक्टीरियल सेल दे रखी है और इसमें
ये तो इसका क्रोमोसोमल डीएनए है, और जिसको हम जीनोफोर कहते हैं। जीनोफोर का मतलब ये जो बैक्टीरियल सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। उसके अंदर केंद्रक में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होता है, और डीएनए जो होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन है वो एब्सेंट होती है। तो इस प्रकार का जो केंद्रक होता है उसको जीनोफोर हम कहते हैं। तो ये तो इसका मुख्य क्रोमोसोम हो गया। इसके अतिरिक्त एक वृत्ताकार संरचना पाई जाती है, इस संरचना को हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बनी हुई होती है। प्लाज्मिड की विशेषता क्या क्या होती है? ये अपनी पुनरावृत्ति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी ये रेप्लिकेशन कर सकते हैं। ये जीवाणु की वृद्धि व उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिस बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड होता है वो ही जीवित रहती है, दूसरी जीवित नहीं रहती। अगर है तो भी जीवित रहती है, नहीं है तो भी जीवित रहती है। इन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। इनमें पुनरावृत्ति आरंभन स्थल जो एक मुख्य प्लाज्मिड के विशेषता होती है, तो रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है वो इनके अंदर उपस्थित होती है। इनमें विशिष्ट प्रतिबंध स्थल या स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है जहां पर वांछित जीन को हम जोड़ते हैं या उसका निवेशन करवाते हैं। इनमें चिन्हित स्थल मार्कर साइट उपलब्ध होते हैं जिनसे रूपांतरित कोशिका को पहचानने में सहायता मिलती है। प्लाज्मिड वाहकों में 15 केबी किलोबेस्पियर से छोटे खंडों की क्लोनिंग कर सकते हैं। ये ध्यान रखना विशेष रूप से कि जो प्लाज्मिड वेक्टर है वो केवल 15 केबी तक के खंडों की क्लोनिंग कर सकता है। और इसके उदाहरण दे रखे हैं, प्लाज्मिड BR322, PBR318, PBR320, PUC1819, TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड आपने नाम सुना होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस है उसका प्लाज्मिड होता है। ट्यूमर इंड्यूसिंग टी, ट्यूमर आई इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं इसको। RI प्लाज्मिड है ये एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स का प्लाज्मिड होता है। रूट इंड्यूसिंग, RI का पूरा फॉर्म रूट इंड्यूसिंग है। और PBR322 ये आर्टिफिशियल कृत्रिम प्लाज्मिड है, जो बॉलीवर और रॉड्रिग्स के द्वारा इसको बनाया गया था। तो अब इसमें से हम एक तो PBR322 और एक TI प्लाज्मिड है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। PBR322, PBR322 जीन वाहक के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला संश्लेषित प्लाज्मिड है। एक बात तो ये याद रखना, पूछा जाता है कि PBR322 है कृत्रिम प्लाज्मिड है या प्राकृतिक प्लाज्मिड है। तो ये एक सिंथेटिक या आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, कृत्रिम प्लाज्मिड होता है। इसका संश्लेषण इकोलाई जीवाणु के PBR318 और PBR320 प्लाज्मिडों से किया गया है। यह कुल 4362 बेस पेयर आम आपका होता है। ये 61 भी मिल सकता है आपको, 4362 या 4361। इसका संपूर्ण क्षार क्रम ज्ञात है। इसके नाम में P का अर्थ प्लाज्मिड है और B का अर्थ बॉलीवर तथा R का अर्थ रॉड्रिग्ज है। बॉलीवर और रॉड्रिग्ज वैज्ञानिकों के नाम है जिन्होंने इसको बनाया था। PBR322 में दो चिन्हित स्थल TETR टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और AMPR एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पाए जाते हैं। ये PBR322 है और इसके अंदर दो ये मार्कर साइट इसके अंदर उपस्थित है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। इनमें 12 अलग अलग प्रतिबंध एंजाइमों के अभिज्ञान स्थल होते हैं, यानी इनमें 12 जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो इनको काट सकते हैं, जिनमें से PST फर्स्ट और PVU फर्स्ट इसके स्थल तो एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जो जीन होती है उसके अंदर होते हैं इसके अंदर, और हिंड थर्ड, इको R5, BAMH फर्स्ट, SAL फर्स्ट के अभिज्ञान क्रम जो हैं वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर पाए जाते हैं, इसमें मिलते हैं इनके सीन। उपयुक्त प्रतिबंध एंजाइमों का उपयोग करके वांछित डीएनए को
टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस या एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के बीच निवेशित कराते हैं, जिससे वह जीन निष्क्रिय हो जाता है। इससे पुनर्योगज जो वाहक होता है या पुनर्योजी वाहक जो होता है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होता है, उसका चयन आसानी से हो जाता है। ये चयन किस तरीके से करते हैं, वैसे ये हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर देखेंगे, लेकिन मैं इसको बता देता हूं आपको। ये एक पीबीआर 322 प्लाज्मिड दिया हुआ है। मान लीजिए इस प्लाज्मिड की जो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, जो मार्कर जीन या रिपोर्टर जीन के रूप में काम कर रही है, इस जीन के अंदर हम बाहरी जो डीएनए है, वांछित जो डीएनए है, उसको इसके अंदर प्रवेश करवा देते हैं। अब क्या होगा, ये जीन जो है ये इनएक्टिव हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। इसको इंसर्शन इनएक्टिवेशन हम कहेंगे। ये जीन इनएक्टिवेट होगी। अब इसमें जब वांछित डीएनए डाल दिया, अब ये एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। इसको परपोसी कोशिका है उसके अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है, होस्ट सेल में प्रवेश करवा दिया। होस्ट सेल में प्रवेश करने के बाद में अब क्या किया जाता है, होस्ट सेल को पहले, या रूपांतरित जो कोशिका हो गई उसको पहले एम्फिसिलिन माध्यम में वृद्धि करवाई जाती है, और उसके बाद में टेट्रासाइक्लिन विलियन में या माध्यम में वृद्धि करवाई जाती है। तो उससे क्या होता है, ये जो रूपांतरित कोशिका है उस वो एम्फिसिलिन युक्त माध्यम में तो वृद्धि करेगी क्योंकि उसमें ये जीन उपस्थित है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन माध्यम में वृद्धि नहीं करेगी क्योंकि ये इनएक्टिव हो गई है। अतः ये जो जीन जो होती हैं ये मार्कर जीन के रूप में काम करती हैं, और इनको जो है इनके द्वारा जो है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है उसको आसानी से चयन हम कर सकते हैं। टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये इसका पूरा नाम है टीआई का। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु में पाया जाता है। पूछा जाता है ये टीआई प्लाज्मिड है वो किस में पाया जाता है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ये पाया जाता है। और यह जो बैक्टीरिया है वो द्विबीजपत्री पौधों में क्रीट पिटिका रोग, जिसको क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं, वो ये रोग पैदा करता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु छड़ाकार इन बैसिलस, ग्राम नेगेटिव, वायवीय या एरोबिक, पादप रोगजनक, मृदा जीवाणु है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस जो रोग है डाइकोट पौधों में कौन सा रोग पैदा करता है, तो ये क्राउन गॉल डिजीज रोग पैदा करता है। और ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है कि ग्राम नेगेटिव होता है, तो ग्राम नेगेटिव होता है। वायवीय होता है या अवायवीय होता है, तो ये वायवीय होता है, एरोबिक होता है। और पैथोजेनिक होता है, मिट्टी के अंदर ये पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इस जीवाणु का डीएनए 180 से 250 केबी तक का होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विरज्जुक होता है। इस जीवाणु द्वारा सीधे ही पादप को संक्रमित कराया जा सकता है। इसके टीआई प्लाज्मिड में कुछ परिवर्तन के बाद इन्हें वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब ये है कि अगर इसको जो टीआई प्लाज्मिड है, वैसे तो ये रोग पैदा करता है क्राउन गॉल डिजीज, लेकिन इसको वाहक के रूप में काम में लेंगे तो पौधे में भी रोग पैदा करेगा ये। इसमें से क्या होता है कि इसका जो संक्रमित करने वाला पार्ट जो होता है या जो रोग पैदा करने वाला जो भाग होता है उसको तो इसमें से हटा दिया जाता है, और उसके बाद में इसको वाहक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस जीवाणु को प्रकृति का आनुवंशिक इंजीनियर, नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर, या इसको प्राकृतिक आनुवंशिक इंजीनियर भी बोलते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहा जाता है।